देखिए बेटा, मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर इलाहाबाद जुडिशियल क्लासेस, आज आप लोगों से मुस्लिम लॉ की एक अनोखी प्रकल्पना, एक यूनिक प्रिजम्पशन, एक यूनिक प्रोविजन इद्दत के बारे में चर्चा करूंगा। इद्दत तो इद्दत जो है ये मुस्लिम लॉ की अनोखी प्रकल्पना है, अनोखा प्रावधान है, यूनिक प्रोविजन है। इसको समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेना होगा। तो सबसे पहली बात है कि इद्दत का तात्पर्य क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ इद्दत। तो इद्दत का जो तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ इद्दत, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, और नहीं तो जब आप ये लिख देते हैं कि इद्दत को एक्सप्लेन करने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेना होगा, इसी लाइन को अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो बड़ी बड़ी हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ तात्पर्य लिख सकते हैं। जैसे लिंक रोड जो होती है वो सभी गांवों को जोड़ लेती है, वैसे ऊपर अगर आपने लिखा है कि इद्दत को एक्सप्लेन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लिया जा सकता है और उसको आपने अंडरलाइन कर दिया, तब बार बार आपको इद्दत लिखने की जरूरत नहीं है। उससे आपका समय भी बचेगा और रिपीटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बार बार जब रिपीटेशन होता है तो उससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। रिपीटेशन इज इरिटेशन, ऐसा कहा जाता है। तो इद्दत का जो तात्पर्य है ये पहले देखा जाएगा। तो इद्दत का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ किसको कहा जाता है? लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग। तो जो इद्दत का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काउंटिंग। काउंटिंग माने गणना करना, किसी चीज को गिनना। लेकिन बेटा, इसके शाब्दिक अर्थ से इसका पता नहीं चलता है कि आखिर इद्दत क्या है। इसीलिए हम लोग इसका जो विधिक अर्थ है, जो विधिक अर्थ है, यानी जो इसकी लीगल मीनिंग है, लीगल मीनिंग, इसको लेते हैं। तो इद्दत की जो लीगल मीनिंग है, इसको समझने के लिए हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बेटा, कोई मुस्लिम डाइवोर्सी है, मुस्लिम तलाकशुदा महिला है, या मुस्लिम विडो है। तो कोई तलाकशुदा महिला या कोई मुस्लिम विडो अपनी रीमैरिज करने के लिए, अपना पुनर्विवाह करने के लिए जितने दिनों तक मुस्लिम विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, उसी को इद्दत काल कहा जाता है, इद्दत पीरियड कहा जाता है। अब उसी पीरियड को, उसी समय को, उसी टाइम को गिन गिन कर बिताने को इद्दत का पालन करना कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण लीजिए, जैसे ये हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है, ये मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ हैं। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चला, उसके बाद फ्रैक्शन आ गया। जब फ्रैक्शन आ गया तो हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दे दिया। अब जब तलाक दे दिया तो तलाक देने के तुरंत बाद ये इद्दत में चली जाए।
इद्दत में चली जाएगी, इसका मतलब है कि यह तुरंत विवाह नहीं कर सकती। इसको एक निश्चित समय के लिए रीमैरिज पर प्रतिबंधित किया गया है। और इस स्थिति में वो निश्चित समय है 3 मासिक धर्म या 3 चंद्र मास, यानी 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड और 3 लूनर मंथ। तो 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास तक ये अपना रीमैरिज नहीं कर सकती, अपना पुनर्विवाह नहीं कर सकती। इसी पीरियड को इद्दत पीरियड कहा जाए। अब यह महिला जब इद्दत बिता रही है और 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास बीत जाते हैं, तब ये W जो है ये H2 से शादी कर सकती है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर मुस्लिम लॉ में इस प्रोविजन को क्यों बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य है टू फाइंड आउट द पॉसिबल कंसेप्शन, संभावित गर्भ का पता लगाना। तो इसका जो उद्देश्य है, जो तीसरी हेडिंग बन जाएगी, वो बन जाएगी उद्देश्य। पहली हेडिंग आप शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं, दूसरी हेडिंग आप विधिक अर्थ लिख सकते हैं, और तीसरी हेडिंग आप उद्देश्य लिख सकते हैं। या पहली हेडिंग में आप तात्पर्य लिख करके उसी में शाब्दिक अर्थ और विधिक अर्थ दोनों लिख सकते हैं, चाहे जैसे दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो इद्दत का उद्देश्य है संभावित गर्भ का पता लगाना। टू फाइंड आउट द पॉसिबल कंसेप्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत। इसका मतलब यह हुआ, इद्दत के माध्यम से यह पता किया जाता है कि ये W जो वाइफ है, जो डाइवोर्सी है, इसने H2 से शादी किया, क्योंकि H1 ने, हस्बैंड 1 ने इसको क्या किया, तलाक दे दिया। तो अब ये पता किया जाता है कि इसके गर्भ में, इद्दत का उद्देश्य यही है, कहीं इसके पूर्व पति से कोई शिशु तो नहीं पल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि उस बच्चे की पैटर्निटी को सुनिश्चित करने के लिए, पैतृकता को संबंध सुनिश्चित करने के लिए, पैतृक संबंध को सुनिश्चित करने के लिए इद्दत को बनाया गया है। तो पैतृकता को सुनिश्चित करने के लिए, पैतृकता क्या होती है, पैटर्निटी क्या होती है, पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्री का संबंध वगैरह वगैरह, इसकी फ्यूचर में भी जरूरत पड़ती है। वरना बेटा जरा आप सोचिए, अगर विवाह विच्छेद के तुरंत पश्चात इस महिला को दूसरी शादी करने के लिए परमिशन दे दिया जाए और ड्यू टाइम में एक शिशु उत्पन्न होता है, तब वह शिशु H1 का है कि H2 का है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और वो बच्चा अगर H2 की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, उत्तराधिकार मांगेगा, वो बोलेगा कि मैं आपका बेटा हूं, तो कहेंगे नहीं नहीं भाई, आपकी मम्मी तो H1 से ब्याही थी, उन्होंने तलाक दिया, इसके बाद उन्होंने मेरे से शादी किया, तो फिर तो आप H1 के बेटे हुए। जब वो बच्चा H1 के पास जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहेगा, तो फिर H1 कहेगा कि हमने तो आपकी मदर को तलाक दे दिया था, उन्होंने दूसरी शादी किया, आप तो H2 के बेटे हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए ही इद्दत को बनाया गया है। 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास इतना लंबा पीरियड होता है कि अगर पहली शादी के बाद लड़की को, स्त्री को, डाइवोर्सी को, विडो को इतने टाइम के लिए रोक दिया जाए कि वो रीमैरिज नहीं कर सकती, तो उसके शारीरिक लक्षणों से ये पता चल जाएगा कि उसके पेट में उसके पूर्व पति से कोई शिशु पल रहा है कि नहीं पल रहा है। और अगर पल रहा है तो पैटर्निटी सुनिश्चित हो गई, वह जो शिशु है वह H1 का माना जाएगा। यही उद्देश्य है इद्दत का। तो इद्दत का उद्देश्य क्या है? संभावित गर्भ का पता लगाना, ताकि किसी बच्चे के भविष्य को संवारा जा सके। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि आप
चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आपका बन जाएगा शाब्दिक अर्थ, ऐसे पहला पॉइंट बन जाएगा शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग, ये बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा विधिक अर्थ, विधिक अर्थ यानी लीगल मीनिंग। और तीसरा पॉइंट है इद्दत का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ मैंने आपको लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग भी बता दिया और लीगल मीनिंग भी बता दिया, लीगल मीनिंग भी बता दिया। अब बेटा इद्दत में जो चौथी चीज है वो है कि इद्दत कब से प्रारंभ होती है, यानी हम अब आपको बताएंगे कि इद्दत की शुरुआत कब से होती है, किस दिन से इद्दत शुरू होती है। तो जो चौथा पॉइंट है वो है इद्दत का प्रारंभ, या आप लिंक लाइन लिखे हैं तो केवल प्रारंभ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अंग्रेजी होती है कमेंसमेंट, कमेंसमेंट। यानी अब हम आपको बताने चल रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ द इद्दत। तो देखिए इद्दत का प्रारंभ उस दिन से होता है जिस दिन विवाह विच्छेदित होता है, न कि उस दिन से होता है जिस दिन विवाह विच्छेदन की सूचना मिलती है। इसीलिए कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज इद्दत कमेंस करती है, न कि फ्रॉम द डेट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज इद्दत कमेंस करती है। जैसे आप कोई उदाहरण लीजिए, जैसे हस्बैंड और वाइफ है। अब हस्बैंड जो है ये सेना में नौकरी करते हैं और वहां पर ये शहीद हो जाते हैं, सैनिक है वहां पर शहीद हो गए बॉर्डर पे। अब इनकी मृत्यु की सूचना आते आते 4 माह बीत गए। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कम्युनिकेशंस हो गए हैं, लेकिन बॉडी रिकवर होते होते घर पर सूचना आते आते 4 महीना बीत गए। तो अब सवाल इस बात का है कि इनकी जो पत्नी है इसको कितने दिन तक की इद्दत का पालन करना होगा। तो इनकी जो पत्नी है इसको अब केवल 10 दिन की इद्दत का पालन करना होगा, 10 दिन की इद्दत बस। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन मृत्यु की सूचना आई है, शहीद होने की सूचना आई है, उस दिन से केवल 10 दिन तक उसे और इद्दत का पालन करना है, उसके बाद इद्दत का पालन नहीं करना है। इसका मतलब अपनी दूसरी शादी वो 10 दिन बाद कर सकती है जिस दिन मृत्यु की सूचना आई है। इसके पीछे कारण क्या है? मैंने आपको बताया इद्दत किस दिन शुरू होती है। इद्दत उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन विवाह विच्छेदित होता है। तो जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो विवाह विच्छेदन मान लिया जाएगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि विवाह विच्छेदन इतने तरीके से होता है। गॉड के द्वारा होता है, हस्बैंड की डेथ हो जाए या वाइफ की डेथ हो जाए या दोनों की डेथ हो जाए, ये विवाह विच्छेदन। उसी तरह से मुस्लिम लॉ में हमने आपको पढ़ाया है कि हस्बैंड जो है, तो गार्ड तो 2 तरीके से करता है, हस्बैंड की मृत्यु हो गई या वाइफ की मृत्यु हो गई। हस्बैंड 3 तरीके से विवाह को विच्छेदित करता है, एक है तलाक, दूसरा है इला और तीसरा है जिहाद। तो तलाक के माध्यम से विवाह को विच्छेदित करता है, इला के माध्यम से विवाह को विच्छेदित करता है और जिहार के माध्यम से विवाह को विच्छेदित करता है। वाइफ विवाह को 2 तरह से विच्छेदित करती है, एक है खुला और दूसरा है
मुबारक। उसी तरह से जो कोर्ट है यह भी मुस्लिम विवाह को विच्छेदित करती है। किस प्रावधान के तहत करती है भाई? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की धारा 2 के अंतर्गत। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की धारा 2 2 में 9 आधार बताए गए हैं। 9 आधार बताए गए हैं। हमने आपको उन 9 आधारों को 9 आधार बताए गए हैं और उन 9 आधारों को हमने आपको जम करके पढ़ाया है और हमने आपको बताया है कि उन आधारों को अगर एक शब्द में लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं फिक मी फी ओवा। फिक मी फी ओवा। जैसे देखिए ये क्रुएल्टी है। अगर हस्बैंड क्रुएल्टी कर रहा है, वाइफ पीड़ित है, उसने जाकर के न्यायालय में विवाह विच्छेदन की अर्जी दिया, इसी अधिनियम के तहत न्यायालय संतुष्ट है तो हस्बैंड को क्या कर सकता है? क्रुएल्टी का गिल्टी मानते हुए विवाह को विच्छेदित कर सकता है। उसी तरह से देखिए फेलियर टू परफॉर्म मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, केवल विवाह किया है, विवाह धर्म को नहीं निभा रहा है, इस स्थिति में भी न्यायालय विवाह को विच्छेदित कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इद्दत पढ़ा रहा हूं। इद्दत में हमने आपको पढ़ाया कि इद्दत का जो प्रारंभ है वह विवाह विच्छेदन की तिथि से होता है, न कि विवाह विच्छेदन की सूचना मिलने की तिथि से होता है। इद्दत के बारे में जो अगली बात है वो ये है कि इद्दत की जो अवधि है, इद्दत की जो अवधि है उसमें अगर उस लड़की से शादी कर लिया जाए, डाइवोर्सी से शादी कर लिया जाए या विडो से शादी कर लिया जाए तो क्या होगा? तो 5वीं हेडिंग है इद्दत की अवधि में, इद्दत की अवधि में विवाह। ये मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। तो बेटा ये भी आपको जानना है, अगर मान लीजिए कोई डाइवोर्सी है या कोई विडो है, वो इद्दत का पालन कर रही है और उसकी इद्दत समाप्त नहीं हुई, उसी दौरान उससे विवाह कर लिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि वो शादी वैलिड मैरिज नहीं होगी, यानी वो शादी निकाह नहीं होगी। तो फिर वो शादी होगी क्या? फिर देखा जाएगा कि उससे शिया मुस्लिम ने शादी किया है कि सुन्नी मुस्लिम ने शादी किया है। अगर शिया ने उससे शादी किया है तो वो शादी शून्य हो जाए। इसी को मुस्लिम ब्रदर्स की भाषा में बातिल कहा जाता है, बातिल हो जाएगी। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वाइड हो जाए, ये शादी वाइड हो जाए। और अगर किसी सुन्नी पुरुष ने उससे विवाह किया है तो क्या होगा? तो फिर वो शादी अनियमित हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। इसी को मुस्लिम ब्रदर्स की भाषा में या अरबी भाषा में कहते हैं फासिद हो जाएगी, वो शादी फासिद हो जाए। अंग्रेजी में बोलेंगे इर्रेगुलर हो जाएगी। तो ये होता है इद्दत के दौरान शादी करने का रिजल्ट। अगर इद्दत के दौरान विवाह किया गया तो वो विवाह निकाह नहीं होगा, वैलिड मैरिज नहीं होगी, बल्कि वो शादी अगर शिया ने किया है उस महिला से शादी तो वाइड हो जाएगी और अगर सुन्नी ने किया है तो इर्रेगुलर हो जाएगी। अब इसके बाद इद्दत के बारे में जो आपको अगली बात बतानी है वो ये बतानी है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या किसी परिस्थिति में मुस्लिम हस्बैंड को भी इद्दत का पालन करना पड़ता है? बच्चा अगर डीपली नहीं पढ़ा है
उसको डीपली नहीं पढ़ाया गया है, तो वह तुरंत कहता है कि नहीं सर, मुस्लिम हस्बैंड को इद्दत का पालन नहीं करना होता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें मुस्लिम हस्बैंड को भी इद्दत का पालन करना होता है। उसके लिए हम हेडिंग लेते हैं, पति का पुनर्विवाह वर्जित। पति का पुनर्विवाह, पुनर्विवाह माने होता है पुनः विवाह, पुनर्विवाह वर्जित, यानी रीमैरिज ऑफ द हस्बैंड, रीमैरिज ऑफ द हस्बैंड, of the husband is prohibited, is prohibited। अब देखिए बेटा, ये कौन सी परिस्थिति हो सकती है? ये परिस्थिति हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम हस्बैंड है, उसकी 4 शादियां चल रही हैं, 4 मैरिजेस आर कंटिन्यूइंग, W1, W2, W3 और W4, 4 शादियां उसकी कंटिन्यू कर रही हैं। अब इसी में से ये जो मुस्लिम हस्बैंड है, इसी में से जैसे मान लीजिए उसने W1 को तलाक दे दिया, तो जैसे ही W1 को तलाक देगा, वैसे ही W1 क्या होगी? इद्दत में चली जाएगी। तो W1 जब इद्दत में चली जाएगी, यानी वो इद्दत का पालन करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक W1 की इद्दत पूरी नहीं हो जाती, इद्दत पूरी नहीं हो जाती, तो जब तक W1 की इद्दत पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए इस मुस्लिम हस्बैंड को भी रोका गया है कि यह किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए इस मुस्लिम हस्बैंड को W5 से शादी करनी है, तो यह भी इन दिनों को गिनता है। किन दिनों को गिनता है? जिन दिनों में ये अपने इद्दत का पालन कर रहे हैं, ये भी गिनता है। W1 की इद्दत आज इतने दिन हुई, आज इतने दिन हुई, आज इतने दिन हुई, ऐसे गिनता है। तो जब इसकी 3 महीने की इद्दत पूरी हो जाती है, तभी यह मुस्लिम हस्बैंड W5 से शादी कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो इद्दत पीरियड को गिन गिन कर बिताने को ही इद्दत का पालन करना कहा जाता है। और इस परिस्थिति में विधि यह मानती है कि मुस्लिम हस्बैंड भी अपनी W1 के इद्दत के दिनों को गिन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इस परिस्थिति में मुस्लिम हस्बैंड भी इद्दत का पालन करता है, या इस परिस्थिति में उसे रीमैरिज करने के लिए मना किया गया है। अब देखिए बेटा, ये तो इंटरव्यू का सवाल है। अब एक प्रॉब्लम पूछी जाती है। क्या प्रॉब्लम पूछी जाती है? कि अगर मान लीजिए मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया। मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी पत्नी को क्या किया? डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। तो तलाक देने के पश्चात, जैसे हस्बैंड और वाइफ है, अब हस्बैंड ने वाइफ को क्या किया? तलाक दे दिया, ठीक है ना? तो जैसे ही तलाक दिया, वैसे वाइफ चली गई इद्दत में। अब वाइफ जो है ये इद्दत का पालन करेगी, 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास का पालन करेगी। यानी 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास तक वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। चंद्रमास का बेटा और कोई अर्थ नहीं है। मुसलमान भाइयों के यहाँ तिथियों की जो गणना है, ये चांद को देख करके की जाती है, इसीलिए उनके यहाँ चंद्रमास कहा जाता है। 1 महीने का जो समय होता है, उसको चंद्रमास कहा जाता है। तो अब मान लीजिए इसने इसको तलाक दे दिया, और W जो है ये क्या कर रही है? इद्दत का पालन कर रही है, इद्दत का पालन कर रही है, इद्दत का पालन कर रही है। अब इसी दौरान एक घटना घट जाती है।
घटना क्या घट जाती है, तलाक तो हो चुका है लेकिन इसके पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है, की मृत्यु हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये पूछी जाती है कि अगर किसी महिला को तलाक दे दिया जाए और वो इद्दत का पालन कर रही है, अभी इद्दत उसकी पूरी नहीं हुई है, उसी दौरान उसके पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है, तो पूर्व पति की मृत्यु का उसकी इद्दत पर क्या असर पड़ेगा, ये प्रॉब्लम पूछी जाती है। हमने आपको इसके पहले भी बताया है, आज फिर आपको बता रहे हैं क्या। तो पूर्व पति की मृत्यु का ये असर होता है उसकी इद्दत पर कि जिस दिन उसके हस्बैंड की मृत्यु होगी, जिस दिन उसके हस्बैंड की, उसके पूर्व पति की मृत्यु होगी, जिस दिन उसके पूर्व पति की मृत्यु होगी, पूर्व पति की मृत्यु होगी, ठीक है। तो जिस दिन उसके पूर्व पति की मृत्यु होगी उस दिन से, उसी दिन से वाइफ को 4 माह 10 दिन, 4 माह 10 दिन की एक फ्रेश इद्दत, एक फ्रेश इद्दत जिसे कहा जाता है, का पालन करना होगा, का पालन करना होगा, फ्रेश इद्दत का पालन करना होगा। इसी इद्दत को डेथ इद्दत भी कहा जाता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर उसकी इद्दत पूरी हो जाए तब उसके पूर्व पति की मृत्यु हो तो क्या होगा। अगर उसकी इद्दत पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, 3 महीना कंप्लीट हो गया, तब उसके अगर पूर्व पति की मृत्यु होती है तो फिर उसकी इद्दत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इद्दत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसको डेथ इद्दत बिताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके लिए हेडिंग लेते हैं और हेडिंग लेने के बाद आपको कैलकुलेट करके समझाते हैं। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, तलाक की इद्दत के दौरान पूर्व पति की मृत्यु, तलाक की इद्दत के दौरान, छठवीं हेडिंग नहीं बेटा ये 7वीं है, तलाक की इद्दत के दौरान, तलाक की इद्दत के दौरान पूर्व पति की, पूर्व पति की मृत्यु, ये इसी को कहेंगे डेथ ऑफ फार्मर हस्बैंड, फार्मर हस्बैंड ड्यूरिंग तलाक इद्दत, ड्यूरिंग तलाक इद्दत। ये तो बेटा हम आपको बता चुके कि तलाक की इद्दत के दौरान अगर पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है तो जिस दिन उसके हस्बैंड की मृत्यु होगी उस दिन से उसे एक नई इद्दत, एक फ्रेश इद्दत, उसको डेथ इद्दत भी कहा जाता है, मृत्यु इद्दत भी कहा जाता है, का पालन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड ने इस लड़की को क्या किया, तलाक दे दिया, और जब तलाक दे दिया तो ये लड़की चली गई इद्दत में, अब अपनी 3 महीने वाली इद्दत का पालन कर रही है। 2 महीने इसने इद्दत का पालन किया है, सिर्फ 1 माह बचा हुआ है, 2 माह इद्दत का पालन किया, केवल 1 माह बचा हुआ है, और जिस दिन 2 महीने कंप्लीट हो रहा है उसी दिन इसके पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है। अब क्या हो, अब उसी दिन से इस लड़की को 4 माह 10 दिन, 4 माह 10 दिन की एक फ्रेश इद्दत, एक फ्रेश इद्दत का पालन करना होगा, का पालन करना होगा। इसका मतलब जान रहे हैं, करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस स्थिति में इसकी टोटल इद्दत हो जाएगी 6 माह 10 दिन,
ये प्रॉब्लम आपके इम्तिहान में खूब पूछी जाती है। इस स्थिति में इसकी टोटल इद्दत हो जाएगी 6 माह 10 दिन। अब चूंकि इद्दत पे शॉर्ट नोट्स ही आता है और मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, अब एक चीज और आपको जानना है, वो ये जानना है कि अगर निकाह टूटता है, यानी अगर वैलिड मैरिज डिसॉल्व होती है, तो कितने दिन की इद्दत का पालन करना होगा। ऐसे तो 4 शादियां मुस्लिम ब्रदर्स के यहाँ है, वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज ये है, फिर है वाइड मैरिज ये है, यानी ये निकाह है, और ये है बातिल, बातिल ये बातिल है, ठीक है। और इसके बाद है इर्रेगुलर मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज। तो जो इर्रेगुलर मैरिज है इसको फासिद कहते हैं, फासिद यानी ये बातिल, शून्य विवाह, फासिद अनियमित विवाह, अनियमित विवाह, ठीक है। और देखिए बेटा, अथना अशारिया शाखा में एक और शादी है, मुता मैरिज, मुता मैरिज। तो जितनी शादियां ये हैं, सबके टूटने पर अलग अलग इद्दत का पीरियड डिसाइड किया गया है, मुता विवाह, मुता विवाह। लेकिन शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, अगर आपने सभी शादियों का इद्दत पीरियड लिखना शुरू किया तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमको कम से कम आप ये बता दीजिए कि जब निकाह टूटता है तब इद्दत का क्या समय है। तो अब हम आपको बताएंगे वैध विवाह के विच्छेदन पर इद्दत की अवधि, यानी 8वां पॉइंट है वैध विवाह, वैध विवाह। वैध विवाह माने होता है क्या, निकाह के विच्छेदन पर, विच्छेदन पर, विच्छेदन पर इद्दत की अवधि। कहने का मतलब है कि अगर दो प्राणियों का वैध विवाह हुआ है, निकाह हुआ है, और वो शादी टूट जाती है, तो फिर लड़की को कितने दिन तक इद्दत का पालन करना होगा। कहने का मतलब है पीरियड ऑफ इद्दत आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वैलिड मैरिज, ये मैं आपको बताने चल रहा हूं। पीरियड ऑफ इद्दत आफ्टर द डिसोल्यूशन, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वैलिड मैरिज, ऑफ वैलिड मैरिज, ये हम आपको बताने चल रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसको इस डायग्राम से देखिए। इसका मतलब यही है कि अगर दो प्राणियों का निकाह हुआ है और वो निकाह टूट जाता है, तो फिर लड़की को कितने दिन तक इद्दत का पालन करना होगा, यानी कितने दिन तक वो अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इसको हम 6 पॉइंट में बताएंगे। जैसे मान लीजिए तलाक हुआ, और तलाक होने के बाद आगे देखिए पति पत्नी में सहवास नहीं हुआ है, सहवास नहीं हुआ है, यानी उनमें कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। तब यहाँ आगे आप एरो करके लिख सकते हैं इद्दत नहीं। तो हम लोग इसको सांकेतिक भाषा में ऐसे लिखेंगे डायग्राम बना करके, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तलाक, सहवास नहीं, इद्दत नहीं। दूसरा पॉइंट है तलाक, सहवास। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को तलाक देता है
लेकिन उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया है, तब क्या होगा? तब कितने दिन तक उसे इद्दत का पालन करना होगा? 3 मासिक धर्म, 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड या 3 चंद्रमास, 3 चंद्रमास। तो लड़की जो है, जो डाइवोर्सी है, अगर उसके साथ उसके हस्बैंड ने रिलेशन बनाया है, तब वह जब उसे तलाक देगा तो 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास तक वो लड़की इद्दत का पालन करेगी, यानी तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इसके बाद जैसे मान लीजिए तलाक दिया और लड़की उस समय प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो पत्नी अगर गर्भवती है तो फिर कितने दिन तक वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगी? तो वो दूसरी शादी गर्भपात या बच्चे के जन्म तक नहीं कर पाएगी। तो यहां लिखा जाएगा गर्भपात यानी एबॉर्शन या बच्चे के जन्म तक, बच्चे के जन्म तक, इतने दिन तक की उसे इद्दत का पालन करना होगा। तो देखिए बेटा, अगर वैध विवाह हुआ है और तलाक तलाक तलाक, 3 परिस्थितियां मैंने तलाक की बताया। पहली परिस्थिति है हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया और उसके साथ सहवास नहीं किया है, तो उसे इद्दत का पालन करने की जरूरत नहीं है लड़की को। दूसरी परिस्थिति है कि हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया, उसके साथ सहवास किया है, रिलेशन बनाया है, तो 3 मासिक धर्म, 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड या 3 चंद्रमास, यानी 3 चंद्रमास का मतलब 3 लूनर मंथ। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास क्यों लिखा गया है? बेटा उसके पीछे रीजन ये है, जैसे मान लीजिए कभी कभी मासिक धर्म बंद हो गया है या मासिक धर्म जो है वो इर्रेगुलर है वगैरह वगैरह, तो किसी प्रकार की अगर मासिक धर्म में गड़बड़ी है तो चंद्रमास के माध्यम से इद्दत का टाइम डिसाइड किया जाता है। फिर 3 महीने उस महिला को इद्दत का पालन करने की जरूरत है, उसके बाद नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दिया तो वो गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, तब वो दूसरी शादी कब तक नहीं कर पाएगी? जब तक बच्चे का एबॉर्शन नहीं हो जाता या बच्चे के जन्म तक, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता। ये तो बेटा तलाक का है। लेकिन मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि निकाह हुआ और निकाह होने के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती, तब क्या हो? अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तब भी तो शादी टूट गई, तो क्या हो? तो देखिए, पति की मृत्यु, पति की मृत्यु यानी डेथ ऑफ दी हस्बैंड, और आगे क्या स्थिति है कि हस्बैंड और वाइफ में सहवास नहीं हुआ है, सहवास नहीं हुआ है। तो यहां आप बहुत गलती करते हैं। सहवास नहीं हुआ है तो खट से आप लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि इद्दत की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, इस परिस्थिति में 4 माह 10 दिन तक की इद्दत, 4 माह 10 दिन तक की इद्दत का पालन करना पड़ेगा। सहवास हुआ हो चाहे ना हुआ हो, 4 माह 10 दिन तक लड़की दूसरी शादी नहीं कर सकती है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे अपने लोगों के यहाँ अगर किसी के साथ इतना बड़ा दुर्भाग्य खड़ा हो गया, कोई विवाहिता है वो विडो हो जाती है, तो अपने लोगों के यहाँ देखिए साल भर तक शादी विवाह नहीं होता है। कहते भैया जब तक बरखी नहीं हुई है तब तक शादी विवाह नहीं होगा। उसी तरह का है, उसका तो सब कुछ लुट गया, सहवास नहीं हुआ है, इससे क्या होता है? 4 माह 10 दिन तक की इद्दत का प्रावधान किया गया है ताकि इतने दिन तक कम से कम गम मनाया जाए, उसको थोड़ा संभलने का मौका दिया जाए, उससे दूसरी शादी की बात न की जाए। अब दूसरी परिस्थिति है पति की मृत्यु, पति की मृत्यु और यहां पर है सहवास।
अब मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसने अपनी वाइफ से रिलेशन बनाया है, तो जब अपनी वाइफ से रिलेशन बनाया है तो जिस दिन डेथ होगी उस दिन से 4 माह 10 दिन, 4 माह 10 दिन तक की इद्दत का पालन करना होगा। 4 माह 10 दिन बाद वो अपनी शादी कर सकती है। एक स्थिति और आती है बेटा, जैसे मान लीजिए पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई और जो पत्नी है वो गर्भवती है, तो अब कितने दिन बाद वो दूसरी शादी कर पाएगी? इसका मतलब है कि अभी इस स्थिति में उसे कितने दिन तक इद्दत का पालन करना होगा। तो इसके लिए नियम है कि 4 माह 10 दिन या बच्चे के संतान के जन्म लेने में शेष दिन, लेने में शेष दिन में से जो ज्यादा हो, में से जो ज्यादा हो, जो ज्यादा हो। अभी मैं उदाहरण लेता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं इस परिस्थिति को पढ़ा रहा हूं। हस्बैंड की मृत्यु हो गई, पत्नी गर्भवती है, तो नियम क्या है? 4 माह 10 दिन या बच्चे के जन्म लेने में शेष दिन में से जो ज्यादा हो उतने दिन की इद्दत, उतने दिन की इद्दत, उतने दिन की इद्दत। अब देखिए बेटा, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड की मृत्यु हुई और पत्नी गर्भवती है और उसके पेट में 7 माह का गर्भ है, 7 माह का गर्भ है। तो बच्चे के जन्म लेने में अब केवल 2 माह बचा हुआ है, 9 महीने में शिशु उत्पन्न होगा। तो बच्चे के जन्म लेने में अब जब केवल 2 माह बचा हुआ है और 2 माह को 4 माह 10 दिन से आप कंपेयर करिए, तो 4 माह 10 दिन ज्यादा है। तो 4 माह 10 दिन ज्यादा है, इसका मतलब है कि अगर हस्बैंड की मृत्यु हो रही है और वाइफ के पेट में 7 महीने का गर्भ है, तो जिस दिन हस्बैंड की मृत्यु हो रही है उस दिन से उसे 4 माह 10 दिन तक की इद्दत का पालन करना पड़ेगा, न कि 2 महीने की इद्दत का पालन करना पड़ेगा। तो जब हस्बैंड की डेथ होती है और शादी तो टूट गई डेथ होने से, और वाइफ प्रेग्नेंट है, तब ये देखा जाता है कि बच्चे के जन्म लेने में कितना दिन शेष है, बच्चे के जन्म लेने में कितना दिन शेष है, उसको 4 महीने 10 दिन से कंपेयर करते हैं। जो ज्यादा होता है उतने दिन की इद्दत का पालन करना होता है। आपके मन में आ रहा होगा एक आध उदाहरण और लिया जाए, चलिए लेते हैं। जिस दिन हस्बैंड की डेथ हो रही है उस दिन उसके पेट में 1 माह का गर्भ है, 1 माह का गर्भ है। तो बेटा अभी तो बच्चा जन्म लेगा 8 माह बाद। तो आप देखिए ना, बच्चे के जन्म लेने में शेष दिन कितना है? 8 माह, और 4 माह 10 दिन ये है। तो 4 माह 10 दिन से 8 माह बहुत ज्यादा है। तो अब इस स्थिति में पत्नी को 8 महीने तक की इद्दत का पालन करना होगा, यानी वो 8 महीने तक, 8 महीने तक दूसरा विवाह नहीं कर पाएगी। ये है निकाह के टूटने पर इद्दत का पीरियड। अब बेटा देखिए, अब इसके बाद इद्दत का टॉपिक हम खत्म करते हैं, इसलिए खत्म करते हैं कि देखिए हमको आपको नोट्स में वही चीजें डालनी है जितना आप इम्तिहान में लिख ले जाए। बाकी तो सुमित्रानंद पंत जी ने कहा है, शिक्षा वस्तु सदैव अधूरी है, होती नहीं कभी भी पूरी, जितना पढ़े उतना ही कम है। लेकिन अगर आप इतना लिख लेते हैं जितना मैंने आपको बताया, तो आपको 75% नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू।